क्या आप जानते हैं, हमारी धरती पर आज से 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता बसी थी जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी और उन्नत सभ्यताओं में गिनी जाती है। वो लोग जिनके शहर इतने व्यवस्थित थे कि आज भी देखकर लगता है मानो किसी आधुनिक इंजीनियर ने उन्हें बनाया हो। वो लोग जिन्होंने सबसे पहले कपास से कपड़े बुने, अद्भुत नाली व्यवस्था बनाई और ऐसे महानगर खड़े किए जिनकी बराबरी रोम और मिस्र तक नहीं कर पाए। पर सबसे बड़ा रहस्य ये है, इतनी महान सभ्यता अचानक कैसे लुप्त हो गई? क्या ये प्रकृति का प्रकोप था? क्या ये आक्रमणकारियों की मार थी? या फिर कोई ऐसा राज जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया? कल्पना कीजिए, लगभग 5000 साल पहले की दुनिया, जब आज के यूरोप के जंगलों में लोग शिकारी और घुमंतू जीवन जी रहे थे, जब अफ्रीका और अमेरिका की धरती पर अब तक ना कोई बड़े शहर थे और ना ही कोई महान संस्कृति, तभी भारतीय उपमहाद्वीप की पवित्र नदियों के किनारे एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही थी जो आने वाले हजारों वर्षों तक मानवता के इतिहास में अमर हो गई। ये सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पहला ये क्षेत्र आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में बसा हुआ था। ये क्षेत्र न सिर्फ उपजाऊ था, बल्कि व्यापार और बसावट के लिए भी आदर्श माना जाता था। यहाँ के लोग अद्भुत संगठन और अनुशासन से अपना जीवन जीते थे। जब दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग अभी भी मिट्टी और लकड़ी की झोपड़ियों में रहते थे, तब यहाँ के लोग पक्की ईंटों से बने मकानों में रहते थे। उनके घरों में आंगन था, कमरे थे और सबसे आश्चर्यजनक बात यह कि नालियों की ऐसी व्यवस्था थी जिससे गंदा पानी सहज रूप से बाहर निकल जाता था। ये व्यवस्था इतनी व्यवस्थित थी कि आधुनिक युग में भी उसकी बराबरी करना कठिन लगता है। इतिहासकारों का मानना है कि ये सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। इसकी खोज 1920 के दशक में हुई, जब पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक प्राचीन नगरों के अवशेष मिट्टी की परतों के नीचे से निकालकर सामने रखे। इन अवशेषों को देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। जो दृश्य आंखों के सामने आया वो उस समय की किसी भी कल्पना से परे था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देखकर लगता है जैसे मानो किसी आधुनिक नगर का नक्शा हमारे सामने खुल गया हो। यहाँ की सड़कें एकदम सीधी और चौड़ी थीं और उन्हें इस तरह बनाया गया था कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई ग्रिड पैटर्न का रूप ले लेती थीं। मकान ईंटों से बने थे और कहीं तो 2 मंजिला भी थे। इन मकानों में छोटे बड़े कमरे थे, आंगन थे और हर घर के साथ स्नान घर भी जुड़ा हुआ था। आश्चर्य ये कि हर स्नान घर से पानी निकलने के लिए एक खास नाली बनी हुई थी, जो घरों से निकलकर मुख्य नालियों में जुड़ जाती थी और फिर शहर के बाहर बह जाती थी। मोहनजोदड़ो में एक ऐसा ढांचा भी मिला जिसे महान स्नानागार कहा गया। ये एक बड़े तालाब जैसा ढांचा था जिसकी दीवारें और फर्श पक्की ईंटों से बने थे और इस तरह तैयार किए गए थे कि पानी रिसे नहीं। माना जाता है कि ये केवल स्नान करने की जगह नहीं थी, बल्कि कोई धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान स्थल रहा होगा जहां लोग एकत्र होकर पवित्र स्नान करते होंगे। ये सभ्यता केवल भवन निर्माण तक ही सीमित नहीं थी। यहाँ के लोग खेती किसानी में भी दक्ष थे। वे गेहूं, जौ, तिल, कपास और चावल जैसी फसलें उगाते थे। कपास का इस्तेमाल करके वस्त्र तैयार करने का पहला उदाहरण भी यहीं से मिलता है। ये उस समय की एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस दौर की अन्य सभ्यताओं में कपास का ज्ञान तक नहीं था। सिंधु घाटी के लोग जीवन को सुंदर बनाने में भी माहिर थे। मिट्टी, धातु और पत्थर से बनी छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने और आभूषण आज भी उनके कला कौशल का प्रमाण हैं। मोहनजोदड़ो से मिली नाचती हुई युवती की कांस्य प्रतिमा उनके सौंदर्य बोध और तकनीकी निपुणता का ज्वलंत उदाहरण है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध मोहर पर पशुपति महादेव जैसी आकृति अंकित है, जो ये संकेत देती है कि धार्मिक मान्यताओं का स्वरूप आज की परंपराओं से कहीं जुड़ा हुआ था। उनकी सबसे रहस्यमयी धरोहर है उनकी लिपि। हजारों मोहरों, बर्तनों और पत्थरों पर इस लिपि के चिन्ह खुदे मिले हैं, मगर आज तक कोई भी इसे पढ़ने में सफल नहीं हो पाया है। ये लिपि उनके विचारों, उनके नियमों और उनकी संस्कृति को समझने की चाबी हो सकती है, मगर ये चाबी अब तक हमारे हाथ नहीं लग पाई है। धर्म और विश्वास में भी उनकी गहरी आस्था झलकती है।
मातृदेवी की मिट्टी की मूर्तियां बताती हैं कि वे सृष्टि और उर्वरता की शक्ति की पूजा करते थे। कुछ मोहरों पर बैल और पशुपति जैसी आकृतियां मिली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वे प्रकृति और पशुओं को पवित्र मानते थे। इतनी उन्नत संस्कृति केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, व्यापार उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। उनके द्वारा बनाई गई मोहरें मेसोपोटामिया तक मिली हैं, जो ये प्रमाणित करती हैं कि वे समुद्री मार्गों से अरब देशों और पश्चिम एशिया तक व्यापार करते थे। उस समय जहाज और नावों के माध्यम से इतनी दूर दराज यात्रा कर पाना भी अपने आप में एक बड़ा चमत्कार था। लेकिन इस महान सभ्यता का अंत आज भी रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि यह अचानक क्यों और कैसे लुप्त हो गई। कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और शहर पानी की कमी से उजड़ गए। कुछ का मानना है कि बाढ़ या भूकंप जैसी नात्रौकिक आपदाओं ने इन्हें तहस नहस कर दिया। वहीं कुछ इतिहासकार आर्यों के आक्रमण को भी कारण मानते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि इसका निश्चित उत्तर अब तक किसी के पास नहीं है। इतिहास के पन्नों पर यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। इसके अवशेष हमें बताते हैं कि 5000 साल पहले भी इंसान ने शहरी जीवन को कितना सुंदर, व्यवस्थित और संतुलित बनाया था। अगर आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की गलियों से गुजरें तो ऐसा लगेगा मानो यहाँ सिर्फ शहर नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली सांस ले रही थी। ये सभ्यता इतनी सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध थी कि आज भी इतिहासकार उसकी बारीकियों को देखकर हैरान रह जाते हैं। सिंधु घाटी के लोगों का जीवन बेहद संतुलित और संगठित था। सुबह होते ही किसान अपने बैल और हल लेकर खेतों की ओर निकल जाते। कारीगर मिट्टी, धातु और पत्थरों से बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाते। स्त्रियां घर संभालने के साथ साथ गहने बनाने और कपड़े बुनने जैसे कार्यों में भी हिस्सा लेती थीं। इन शहरों में व्यापारी वर्ग भी था जो मेसोपोटामिया और अन्य देशों तक व्यापार करता था। सोने, चांदी के गहने, कीमती पत्थर, कपास के वस्त्र और अनाज जैसे सामान दूर देशों तक भेजे जाते थे। घरों की संरचना ये साफ बताती है कि समाज में अमीर और गरीब दोनों वर्ग मौजूद थे। कुछ घर छोटे और साधारण थे, जबकि कुछ बड़े और बहुमंजिला। उनकी कला और शिल्प कला अद्भुत थी। मिट्टी और धातु से बनी मूर्तियां उनकी कल्पनाशीलता और शिल्प कौशल का प्रमाण थीं। छोटे छोटे खिलौनों से पता चलता है कि बच्चों का जीवन भी खेल और आनंद से भरा हुआ था। सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है नाचती हुई युवती, जो कांसे से बनी एक छोटी सी मूर्ति है। इस मूर्ति का आत्मविश्वास से भरा चेहरा, हाथों की मुद्रा और शरीर की बनावट दर्शाती है कि स्त्रियां समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं। इसी तरह पशुपति महादेव की मुद्रा वाली मोहरें भी मिली हैं, जिनमें एक आकृति पद्मासन में बैठी है और उसके चारों ओर पशु बने हैं। ये इस बात का संकेत है कि संभवतः सिंधु घाटी के लोग शिव जैसे किसी देवता की पूजा करते थे। इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली उसकी लिपि है। हजारों मोहरों और पत्थरों पर खुदी इस लिपि में छोटे छोटे चिन्ह और चित्र बने हैं। आज तक कोई भी विद्वान इन्हें पूरी तरह पढ़ने में सफल नहीं हो पाया। कुछ मानते हैं कि ये लिपि द्रविड़ भाषाओं से जुड़ी हो सकती है, तो कुछ का अनुमान है कि ये किसी प्राचीन आर्य भाषा की पूर्वज रही होगी। अगर कभी ये लिपि पढ़ ली गई तो हमें उस सभ्यता के विचारों, उनकी कहानियों, उनके शासन और धर्म के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। सिंधु घाटी के लोग प्रकृति के बेहद निकट थे। मातृ देवी की मूर्तियां ये दिखाती हैं कि वे उर्वरता और सृष्टि की देवी की पूजा करते थे। इसका अर्थ ये है कि वे मानते थे कि संपूर्ण जीवन शक्ति एक स्त्री स्वरूप से उत्पन्न होती है। पशुओं का भी उनके धर्म में गहरा महत्व था। बैल, हाथी और बाघ जैसी आकृतियां उनकी मोहरों पर अंकित मिलती हैं, जो दर्शाती हैं कि ये पशु उनके लिए पवित्र थे। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ ये संकेत देता है कि जल उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन में शुद्धि का प्रतीक था। व्यापार और संपर्क इस सभ्यता की प्रमुख ताकत थी। सिंधु नदी और समुद्री मार्गों के सहारे वे दूर देशों तक व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया की खुदाई में सिंधु घाटी की मोहरें मिली हैं, जो ये साबित करती हैं कि दोनों सभ्यताओं के बीच गहरा संपर्क था। कल्पना कीजिए कि 5000 साल पहले ही ये लोग समुद्र में जहाज चलाकर अरब और पश्चिमी एशिया तक पहुंच जाते थे। ये सिर्फ व्यापार ही नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी एक माध्यम था। इतनी महान सभ्यता अचानक क्यों समाप्त हो गई, ये आज भी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था। जब नदियां सूख गईं या बार बार बाढ़ आई तो लोग शहर छोड़ने को मजबूर हुए। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार आई प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और भूकंप ने उनके नगरों को तबाह कर दिया। वहीं एक मत ये भी है कि उत्तर से आए आर्यों ने आक्रमण कर इन शहरों को नष्ट कर दिया। सच शायद इन सभी कारणों का मेल था, नदियों का बदलना, प्राकृतिक आपदाएं, व्यापार का ठहराव और बाहरी आक्रमण। भले ही ये सभ्यता अपने अंत को पहुंच गई, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। भारत के गांवों की संरचना, कुएं, नालियां, बर्तनों की आकृतियां और यहाँ तक कि धार्मिक मान्यताएं भी कहीं ना कहीं उसी सभ्यता से प्रेरित हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर आज भी हमें ये याद दिलाते हैं कि भारत की जड़ें कितनी गहरी और गौरवशाली हैं। ये सभ्यता सिर्फ भारत की शान नहीं, बल्कि पूरी मानवता की धरोहर। इतिहास की किताबों में दर्ज सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ अतीत की गाथा नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की जड़ें हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर आज भी हमें ये याद दिलाते हैं कि इंसान चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, उसकी असली पहचान उसकी संस्कृति और विरासत से ही होती है। यही कारण है कि ये सभ्यता सिर्फ भारत की शान नहीं, बल्कि पूरी मानवता का गौरव है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर लाइक और कमेंट हमें और भी अनकही कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारी इतिहास यात्रा के साथ।